चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी बातों को देखा था। बेसिकली अभी तो सिर्फ शुरुआत करी थी, ज्यादातर बातों को तो अभी हम लोगों ने छोड़ रखा है। अब हम लोग अपनी आखिरी जो बात हम लोगों ने करी थी उसी से रिलेट करते हुए अपने आगे के सेशन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये देखा था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को आईटीआर 1, 2, 3 और 4 एप्लीकेबल है, लेकिन मैंडेटरी तब है जब आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो पूरे एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। या ऐसा कह लें कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर 1 to 4 भरने की आवश्यकता है। कम है तो क्या भर सकते हैं? यस, फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 5 मैंडेटरी है। एलएलपी के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 5 मैंडेटरी है। चाहे आपकी 1 रुपए की इनकम हो, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो। हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के लिए आईटीआर 6 भरना मैंडेटरी है। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं दी गई है। क्या ये लोग आपस में अपना रिटर्न एक्सचेंज कर सकते हैं? मतलब क्या इंडिविजुअल और एचयूएफ 5 और 6 भर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनी आईटीआर 1 to 4 भर सकते हैं? द आंसर इज नो। सबको अलग अलग गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर्म। जो जिसका फॉर्म है वो अपना फॉर्म भरेगा, कोई एक दूसरे का फॉर्म एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी बात जो मैंने बोली इसको एक छोटे शब्दों में ऐसा समझिए कि कोई ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य पैसा कमाना ना हो बल्कि समाज का भला करना हो। उसका कंस्टिट्यूशन कुछ भी हो सकता है। वो एक सोसाइटी भी हो सकती है, वो एक ट्रस्ट भी हो सकती है, वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोगों का समूह ये भी हो सकती है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये भी एक ही बात है, कुछ लोगों का समूह। या फिर कोई और एनजीओ, नॉन, कोई ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य पैसा कमाना ना हो, उसको भी कौन सा आईटीआर भरना है? या तो 5 या तो 7, इनमें से कोई एक। अब कौन सा होगा ये तो जब हम लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, आज तो नहीं पता चल पाएगा। और कब भरना मैंडेटरी है? जब इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। यानी कि अगर किसी भी ऐसी संस्था की जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसकी इनकम 1 आध लाख रुपए है, छोटी है, तो फिर वो अपना रिटर्न उसका ऑप्शनल है, चाहे तो भरे और चाहे तो ना भरे। सरकार की तरफ से कोई बाध्य नहीं है कि उसको फाइलिंग करनी है। ठीक हो गई बात? चलिए अब आते हैं हम इन अपडेटेड रिटर्न पर, रिवाइज रिटर्न पर, बिलेटेड पर और ओरिजिनल पर। ठीक हो गई बात? अब इससे पहले हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी बात यहाँ इसके बाद से हम बात कंटिन्यू करेंगे कि अपडेटेड क्या है, रिवाइज्ड क्या है, बिलेटेड क्या है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। चलिए चलिए हम आपको आज एक्चुअली हमारी साइट भी प्रॉब्लम कर रही है और हम भी प्रॉब्लम में है। चलिए मैंने स्क्रीन चेंज किया है। मैं आपको स्लैब रेट कहीं और से पढ़ा देता हूँ, कहीं से भी बताऊंगा, बात तो वही है। इनकम टैक्स के स्लैब रेट क्या है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए? अभी हम सिर्फ बात इंडिविजुअल और एचयूएफ की करेंगे। तो अभी इनकम टैक्स के स्लैब रेट दो तरह के हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो अभी अभी साल बीता है, इसी की फाइलिंग अब होने वाली है और हम आपको लेटेस्ट बात बताएंगे। अभी हमारे पास दो रिजीम चल रही है। पहली रिजीम है न्यू रिजीम और दूसरी रिजीम है ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम न्यू रिजीम
अब मैंडेटरी रिजीम है और ओल्ड रिजीम ऑप्शनल रिजीम है। सर मैंडेटरी और ऑप्शनल का मतलब, मैंडेटरी और ऑप्शनल का मतलब ये है कि न्यू रिजीम अगर आपको न्यू रिजीम लेना है तो आप ले सकते हैं, ये डिफॉल्ट स्कीम है, इसमें किसी तरह का कोई फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम लेना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ओल्ड रिजीम को नहीं ले पाएंगे, बल्कि आपको ओल्ड रिजीम अगर लेना है तो फिर आपको तो फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। सर कैसा फॉर्म भरेंगे? जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। बिना वो फॉर्म भरे आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, और वो फॉर्म है फॉर्म 10IEA। फॉर्म 10IEA। सर फायदा और नुकसान क्या है नए और ओल्ड रिजीम में? न्यू रिजीम में जो टैक्स रेट है वो अप टू 3 लाख तक जीरो है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 3 लाख से 7 लाख तक में 5% टैक्स देना है, 5% टैक्स है। 7 लाख टू 10 लाख में 10% का टैक्स रेट है। उसके बाद 10 लाख से 12 लाख में 15% है, और 12 से 15 में 20% है, और 15 लाख से ऊपर में 30% का टैक्स है। ठीक हो गई बात? ये टैक्स रेट है। यहाँ पर लिमिट कुछ ज्यादा है, लेकिन अगर ओल्ड रजीम की बात करें तो 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर में 30% है। अब आप यहाँ पर सामने एक नुकसान देख सकते हैं कि न्यू रिजीम में 15 लाख तक की इनकम, उसके बाद की इनकम पर 30% है, जबकि ओल्ड रिजीम में 10 लाख और उसके बाद की इनकम में 30% है। यानी कि दोनों में से जो टैक्स ज्यादा आएगा वो आएगा ओल्ड रिजीम में, और न्यू रिजीम में टैक्स कम आएगा। तो पहला फायदा तो ये हो गया नई रिजीम को लेने का कि टैक्सेशन कम है। कैसे कम है? क्योंकि यहाँ पर स्लैब का रेंज बहुत ज्यादा है, 15 लाख तक की इनकम के बाद 30% है, और ओल्ड वाले में 10 के बाद पे ही 30% है। तो इसका मतलब कि रेट ऑफ टैक्स न्यू रिजीम में फायदा ज्यादा है, ओल्ड में नहीं है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, न्यू रिजीम में 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर डिडक्शन क्या होता है? चैप्टर 6A का हमारा करीब 6 से 7 लेक्चर लगेंगे चैप्टर 6A आपको बताने में, जिसमें सेक्शन 80 के डिडक्शन है। सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD, सेक्शन 80D, 80E, 80TTA, TTB, सेक्शन 80J, सेक्शन 80I वगैरह वगैरह, बहुत सारे सेक्शन है जो कि जिसमें आप बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने डिडक्शंस को क्लेम करके इनकम को कम दिखा सकते हैं और टैक्स कम दे सकते हैं। उसका फायदा न्यू रिजीम में नहीं मिलने वाला, उसका फायदा सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगा। तो यानी न्यू ऑप्ट करने का फायदा यह है कि आपका रेट ऑफ टैक्स बहुत कम है, और ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करने का फायदा यह है कि आपको डिडक्शंस क्लेम करने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों में एक एक फायदा है। अब अगर किसी क्लाइंट का 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं है तो आंख बंद करो और न्यू रिजीम ऑप्ट कर लो। लेकिन अगर किसी क्लाइंट का बहुत ज्यादा डिडक्शन है, हैवी डिडक्शन है, तो फिर उसको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कराओ। और ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रिटर्न को फाइल करने से पहले। वो फॉर्म है फॉर्म 10IEA। वो फॉर्म क्या कहता है? वो फॉर्म ये कहता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर आ जाएंगे और ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर लेंगे। ठीक होगी बात? बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? ज्यादा तो नहीं लग रहा है? स्लैब समझ में आ गए, ओल्ड टैक्स के और न्यू टैक्स के? कविता ने बोला यस आ गए, बाकी के लोग भी कंफर्म कर दें। प्रमोद जी आप भी कंफर्म कर दें। चलिए, टैक्स के स्लैब मैंने आपको बता दिए कि किस रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। न समझ में आया हो तो क्वेरी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म पर सिर्फ एक ही टैक्स रेट है, वो है 30%। LLP पर सिर्फ एक ही टैक्स रेट है, वो है 30%। कंपनीज पर सिर्फ अभी के लिए मान के चलिए कि एक टैक्स रेट है, वो है 25%। सोसाइटी के लिए सोसाइटी के लिए वैसे तो कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। भाई सोसाइटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, AOP, BOI, कोई सेक्शन 8 कंपनी, कोई ट्रस्ट, अरे इनसे क्या पैसा लेंगे? ये कमा थोड़ी रहे हैं, ये तो समाज का भला कर रहे हैं, ये तो समाज का भला कर रहे हैं। इनसे क्या टैक्स लोगे? कोई टैक्स रेट नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, जब ITR 5 और 7 पर आएंगे तब बताएंगे। सेक्शन 12AA, सेक्शन 1023C, सेक्शन 80G, इसकी बात हम करेंगे जब इस ITR पर आएंगे। अभी के लिए मान के चलो कोई टैक्स नहीं। ठीक। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब आपने कोई संपत्ति खरीदी या बेची, और अगर उसको थोड़े समय में रख करके बेची, मतलब तुरंत खरीदी तुरंत बेची, तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म
अगर लंबे समय तक रख के खरीदी और बेची तो उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म। अब ये छोटा समय और लंबा समय, ये तो जब हम आईटीआर 2 और 3 पर आएंगे तब आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली वहां पर क्या लिखा है, 12 महीना लिखा है कि 24 महीना लिखा है कि 36 महीना लिखा है। लेकिन अभी के लिए समझो, कम समय में रख के बेची तो शॉर्ट टर्म, ज्यादा समय में रख के बेची तो लॉन्ग टर्म। और अगर कम समय में रख के बेची ना, तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा या तो 15% या 30%। अगर ज्यादा समय में रख के बेची तो टैक्स लगेगा 10% या 20%। अब ये रेट भी रिवाइज हो गया है, अब ये रेट भी रिवाइज हो गया है। हम आपको जब इसके अलग अलग आईटीआर पर होंगे, आईटीआर 2 पर होंगे, तब आपको बताएंगे कि अब ये रेट 12.5% और 20% हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ है माइनर सा, अमेंडमेंट के साथ बताएंगे आप। चलिए, मैंने आपको स्लैब बता दिया, ठीक हो गई बात। चलिए, अरे ये देखो यहाँ पर स्लैब दिया तो हुआ था भाई, दिया हुआ था, यही तो स्लैब दिया हुआ है। चलिए, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, अब आते हैं, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, मेरे पास मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा, कविता जी ने ये कहा कि सर मेरी इनकम तो 3 लाख रुपए की है, लेकिन मैं रिटर्न नहीं फाइल करूंगी, मेरी मर्जी, मैं फाइल करूं ना करूं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब तक ये बात पता नहीं होगी कि आपकी इनकम 3 लाख है, तब तक तो वो चुप बैठेगा। लेकिन जिस दिन उसको ये बात पता चल गई कि आपकी इनकम 3 लाख है, तो वो आपको एक नोटिस जारी करेगा और नोटिस में लिख कर देगा रिटर्न ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न ऑफ नॉन फाइलर्स मतलब आप डिफॉल्टर सूची में आ गए हैं, आपको रिटर्न फाइल करना था और आपने फाइल नहीं किया, तो आप डिफॉल्टर सूची में आ गए। क्या होगा सर? अरे क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट कोई क्रिमिनल लॉ तो है नहीं, ये एक सिविल लॉ है। ये कोई क्रिमिनल लॉ तो है नहीं, कोई फांसी पे तो आपको चढ़ा नहीं देगा। वो आपसे ये कहेंगे कि आपको रिटर्न फाइल करना था, नहीं फाइल किया, कोई बात नहीं, ऐसा करो लेट फीस इंटरेस्ट के साथ फाइल कर दो। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे लेट फीस के साथ फाइल कर दो, नहीं किया तो लेट फीस दे दो, इंटरेस्ट दे दो, पेनल्टी दे दो, फाइल करो। क्या दिक्कत है? इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं बैंड बाजा और बारात। मतलब पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि आप रिटर्न को फाइल करिए, खुद से करिए। सबसे पहले आयकर विभाग आपके ऊपर भरोसा करेगा। फिर अगर आपने कुछ चोरी किया, कुछ छुपाया, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पर अपनी पूरी बैंड बाजा बारात लेकर के आएगा, यानी कि लेट फीस इंटरेस्ट और पेनल्टी बताएगा और बोलेगा इतना जमा करो, रिटर्न फाइल करो, क्या दिक्कत है, अब कर दो, अब कर दो। चलिए, अब ये समझते हैं कि देरी होगी कब। देरी होगी अगर आपने 31 जुलाई के बाद फाइल किया या 31 अक्टूबर के बाद फाइल किया। देरी कब होगी? जब आपने 31 जुलाई के बाद फाइल किया और 31 अक्टूबर के बाद फाइल किया। ठीक है, अब ये दो डेट क्यों आई है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको कि दो डेट क्यों है। थोड़ा सा रुकिए बस, अभी सिर्फ सुनते जाइए। अगर आपने इन दो डेट्स के बाद फाइल किया, यानी 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त के बाद फाइल किया, या 1 अक्टूबर हो गया 1 नवंबर को फाइल किया, तो क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो 1,000 रुपए की लेट फीस दो। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 की लेट फीस दो, और ये लेट फीस दे करके अपना रिटर्न फाइल करो। अगर आप पे मान लो कोई टैक्स भी आ रहा है, तो उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज भी दो, ब्याज भी दो। अब मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर फाइल करना था, कब तक? 31 जुलाई 2025 तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26 है, और इसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। आपने फाइल नहीं किया और आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आप पर कोई टैक्स भी आ रहा है, मान लो 9 लाख 10 लाख रुपए है और एक आधा लाख रुपए टैक्स भी आ रहा है, और आपने रिटर्न फाइल किया अगस्त में, तो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 महीने का ब्याज कितना हुआ? 5%। 1 लाख रुपए टैक्स जमा कराओ, 5% ब्याज जमा कराओ, यानी कि 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए लेट फीस जमा कराओ, यानी कि 1,10,000 रुपए जमा कराओ। बोलो मेरी बात समझ में आई? जो आपका टैक्स बना वो जमा कराओ, 5,000 लेट फीस जमा कराओ, और 1% पर मंथ का ब्याज है तो 5,000 रुपए ब्याज जमा कराओ। जमा कराओ, रिटर्न फाइल कराओ, जमा कराओ, रिटर्न फाइल कराओ। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं ड्यू डेट्स के ऊपर, ड्यू डेट्स के ऊपर। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल रिटर्न की। ओरिजिनल रिटर्न वो रिटर्न होता है, ये सेक्शन आप कुछ एक सेक्शन आप ध्यान में जरूर रखेंगे क्योंकि ये आईटीआर 1 2 3 4 बताते समय आएंगे। ओरिजिनल रिटर्न का सेक्शन है सेक्शन 139(1), सबसे पहला सेक्शन ये कहता है
अगर आपको रिटर्न 31 जुलाई को फाइल करना था और आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो आप इस सेक्शन में फाइल करेंगे। अगर आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी, आपने इसके अंदर फाइल कर दिया तो आप इस रिटर्न में फाइल करेंगे, इस सेक्शन में फाइल करेंगे, ओरिजिनल रिटर्न में। ओरिजिनल रिटर्न का फायदा क्या है? ना तो लेट फीस लगेगी, ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई के बाद फाइल किया या 31 अक्टूबर के बाद फाइल किया लेकिन 31 दिसंबर से पहले किया, बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन 31 दिसंबर से पहले किया तो उसको बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न, अंडर सेक्शन 139(5). अंडर सेक्शन 139(5) क्या कहता है? वो ये कहता है कि ड्यू डेट के तो बाद है लेकिन 31 दिसंबर के पहले है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, आपने रिटर्न फाइल किया कहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में, 31 दिसंबर 2025 से पहले लेकिन कर दिया। अगर 31 दिसंबर 2025 से पहले कर दिया तो किस सेक्शन में करेंगे? बिलेटेड में। बिलेटेड में नुकसान क्या होगा? लेट फीस भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगी और टैक्स तो जमा ही कराना पड़ेगा। अगर आपका कोई टैक्स नहीं है तो टैक्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन लेट फीस 1,000 या 5,000 तो जमा करानी पड़ेगी। तो इस सेक्शन को चुनना है ध्यान से, जब हम ऑनलाइन फाइलिंग बताएंगे तब आपको साथ में बताएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो भाई बात समझ में आ गई? ओरिजिनल रिटर्न क्या है, बिलेटेड क्या है। तीसरा रिटर्न, मान लो आपने ओरिजिनल या बिलेटेड में फाइल करते समय कोई गलती कर दी और आपको रिटर्न रिवाइज करना है और आपको ये गलती की याद आ गई 31 दिसंबर 2025 से पहले। ध्यान से समझिएगा, आपने पहले या तो ओरिजिनल भर दिया जुलाई से पहले या बिलेटेड भर दिया अगस्त से पहले, लेकिन नवंबर में आपको याद आया उफ मैंने तो गलती कर दिया कुछ, तो आप रिटर्न रिवाइज फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(4). 139(4). लेकिन ये राइट कब तक अवेलेबल है? 31 दिसंबर तक बस। यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले तुम रिवाइज भी कर लो अपना रिटर्न, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बार नहीं 10 बार रिवाइज करो, कोई लिमिट नहीं है रिवीजन की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल हो गया, बिलेटेड हो गया, रिवाइज हो गया। अरे लेकिन मान लो आपको 1 जनवरी 2026 को याद आया, 10 जनवरी 2026 को याद आया, फरवरी 26 को याद आया, तब क्या करेंगे? तब आता है पिक्चर में आईटीआर यू, जिसे कहते हैं अपडेटेड रिटर्न। और अब आज की तारीख में आप पिछले 4 सालों का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ये 2 साल हुआ करते थे, अब ये 4 साल हो गए। फॉर 4 फाइनेंशियल ईयर यू कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न, पास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, पुराने वाले 4 जो आप भूल गए फाइल करना, जो आप भूल गए फाइल करना। 31 जुलाई भी निकल गई, 31 अक्टूबर भी निकल गई और 31 दिसंबर भी निकल गई। अब फाइल करना चाहते हैं, क्या करें? तो इनकम टैक्स कहता है करो फाइल आईटीआर यू अंडर सेक्शन 139(4)(a), 139(4), सॉरी 139(8)(a). लेकिन क्या नुकसान होगा पता है? जो टैक्स आएगा वो जमा करो, इंटरेस्ट जमा करो 1% पर मंथ। अब 4 सालों का 1% पर मंथ जोड़ लो। मान लो जो टैक्स आप 4 साल पहले जमा कराते आज जमा करा रहे 1% पर, मतलब 4 साल पहले अगर आपका पुराना आप आईटीआर फाइल करना आज चाहते हैं तो 48 महीने के हिसाब से 48% ब्याज हो गया। ब्याज जमा करो, टैक्स जमा करो, लेट फीस भी दो 1,000 या 5,000 अपनी इनकम के हिसाब से, और इंटरेस्ट और पेनल्टी भी फाइल करो, और पेनल्टी भी फाइल करो। कितनी है? 25% या 50%, आपको बताएंगे आगे चल के, आपको बताएंगे कितनी है। 25% या 50%, दो में से कोई एक स्लैब लगेगा अकॉर्डिंग टू ईयर के हिसाब से। ठीक हो गई बात? अकॉर्डिंग टू ईयर की। ठीक हो गई बात? बोलो भाई बात समझ में आ गई? आईटीआर यू भी समझ में आ गया? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो आपको इस 4 साल से भी पुराना कोई रिटर्न फाइल करना हो, मान लो आपको 4 साल से भी पुराना रिटर्न फाइल करना हो तो क्या करेंगे?
कोई क्लाइंट ऐसा आ गया, उसने बोला सर पिछले 10 सालों का रिटर्न फाइल करा दीजिए, क्या फाइल हो सकता है? भैया देखो, आइडियली हो तो नहीं सकता, आइडियली हो तो नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ तरीका तो है, और वो तरीका है कॉन्डोनेशन का। माफी मांग लीजिए जाकर, कह दीजिए गलती से छूट गया, हमें कॉन्डोनेशन दे दो। किससे? अपने आईटीओ से, इनकम टैक्स ऑफिसर से। अगर उसने आपको कॉन्डोनेशन अलाउ कर दिया तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, बात समझ में आ गई? ये ये सारी बात समझ में आ गई? अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न और कॉन्डोनेशन, बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, एक बार छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन किन किन चीजों से होता है? शेयर्स और म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने से होता है। अगर आपने 12 महीने के अंदर खरीद करके बेचा तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा बेचा तो लॉन्ग टर्म। इसमें इंट्राडे भी होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी होता है, और प्रॉपर्टी से किया हुआ कैपिटल गेन भी होता है, और इंडेक्सेशन भी होता है। ये सारी बात आईटीआर 2 की है। जब आईटीआर 2 पे होंगे तो आपको इसका एक क्लियर डिफरेंस बताएंगे कि इंट्राडे क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, शेयर म्यूचुअल फंड क्या है, और इंडेक्सेशन क्या है। ये सारी बात आईटीआर 2 पढ़ाते समय आपको बताई जाएगी, और डिटेल में बताएंगे। और इनका रिटर्न कैसे फाइल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आजकल हर आदमी का ये चार चीजें हैं, हर रिटर्न में आपको मिलेंगी। इनका रिटर्न कैसे फाइल करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, चलिए अब हम लोग छोटी छोटी बातों को कुछ और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले इस बात को कर लें कि हमारे बैच को करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होंगी। अब आज के लेक्चर में आपने ये तो समझ लिया होगा कि हम जो भी बात आपको बताएंगे वो नॉर्मली क्या प्रैक्टिकली होती है दीन दुनिया में, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। किताबों में क्या लिखा है इसकी बात तो करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट की बात तो करेंगे, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है इसकी बात ज्यादा करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरी हो जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो तो भी आप हमसे पूछ भी सकते हैं, जिसका हम आपको सोल्यूशन बताएंगे कि क्या हो सकता है ऐसे केसेस में। ठीक होगी बात? चलिए, ये हो गई पर्सनल बात। लेकिन अब बात करते हैं प्रोफेशनल बात। बैच को करने के बाद आपको फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहला तो फायदा ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इस सर्टिफिकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको हमारी कृदा लीगल स्टार की टीम प्रोवाइड करवा देगी, ये काम उनका है, ये आपको मिल जाएगा, और आप सर्टिफिकेट को लेकर के मजे से घूमेंगे। ठीक हो गई बात? लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके अंदर कुछ टैक्सेशन स्किल्स और कुछ अकाउंटिंग स्किल्स को डेवलप करूं, जो बातें आपको आज से पहले नहीं पता है, या अगर पता भी है तो आधी अधूरी पता है, कहीं से सुनी सुनाई पता है। हम उन बातों को दरकिनार करते हुए क्या इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है, इन बातों पर चर्चा करें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपकी अकाउंटिंग स्किल्स में भी बहुत फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि अकाउंट्स की जो बेसिक है, जो नींव है, वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आती है, लेकिन टैक्सेशन से आपकी जो अकाउंट्स करने की जो टेक्निक है उसमें काफी फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी होंगी, जैसे कि आईटीआर 4 और 3 जब हम लोग करेंगे तो बैलेंस शीट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, ऑडिट की बात करेंगे। वहां पर आपको अकाउंटिंग स्किल्स में फायदा होगा, और अगर आपके पास अकाउंटिंग स्किल्स हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न को सीखने में फायदा होगा। दोनों ही इंटर रिलेटेड है, टैक्सेशन स्किल्स तो होंगी होंगी। 100% एक्सपर्टीज बैच है, सिर्फ टैक्सेशन स्किल्स पर ही ध्यान दिया जाएगा। अगर आप खुद का बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो भी आपको इनकम टैक्स की पूरी समझ मिलेगी। या आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एज एडवोकेट हैं, या फिर आप एसोसिएट हैं, अकाउंटेंट हैं, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भी आपको आईटीआर भरने की समझ हमारे इस बैच से मिल जाएगी। सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक अलग बात है, वो तो जब जॉब वॉब में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे तब काम आ जाएगा। लेकिन अगर अपना काम करना होगा तो सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, काम आएगी आपके अंदर की स्किल। आप क्या क्लाइंट को क्या एडवाइस करते हैं, ये वाली बात आपके काम आएगी, और कोई बात काम नहीं आएगी। आप किस तरह से क्लाइंट का टैक्स सेव करते हैं, किस तरह से क्लाइंट को रिफंड दिलाते हैं, ये वाली बात काम आएगी, ना कि हमारे द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट काम आएगा। ठीक हो गई बात? चलिए, लेकिन सर्टिफिकेट फिर भी मिलेगा, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए अब कंटेंट की बात कर लेते हैं। हमारे क्लास में आपको जो हम पीपीटी पढ़ाएंगे वो मिलेगी आपको, उसी में कुछ चार्ट नोट्स भी होंगे, वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और जो भी कंटेंट हम आपको देंगे वो सिंप्लीफाइड मैनर में प्रोवाइड करेंगे। किसी भी तरह का कोई पेन पेपर वाली क्लास नहीं है कि आप बैठ करके लिख रहे हैं, हम आपको लिखा रहे हैं, फिर उसका कोई एग्जाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप सीखेंगे तो अपने लिए सीखेंगे, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो भी अपने लिए नहीं सीखेंगे। हमें आप कुछ भी दे करके नहीं जाएंगे, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जो भी बात हम आपको बता रहे हैं वो आपके डीएनए में एक बार फिट हो जाए, और जब एक बार वो फिट हो जाएगी तो वो
आपके डीएनए से कभी भी बाहर नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं रिलेटेड कोर्सेज की। देखिए ये एक इनकम टैक्स का बैच है, लेकिन इसके साथ कई सारी चीजें लिंक्ड हैं जो कि आपको भी आनी चाहिए। जैसे कि टीडीएस एक सेपरेट बैच है हमारा, हमारे क्रीडा लीगल स्टार का एक सेपरेट बैच है, वो है टीडीएस का बैच। उस बैच में आपको सिर्फ टीडीएस से जुड़ी बातें बताई जाएंगी, क्योंकि टीडीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स के अंदर हम आपको रिटर्न फाइलिंग तो बता सकते हैं, लेकिन अब आप जब जब हम आपको बताएंगे तब आप गौर करेंगे कि काफी सारी चीजें इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी आ रही हैं। तो वो आ कैसे रही हैं? वो आ रही हैं वाया टीडीएस से, वो आ रही हैं वाया एसएफटी से। तो उनकी भी फाइलिंग होती है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग तो हम आपको सिखाएंगे ही। बैलेंस शीट बनाना ये एक सेपरेट कोर्स है। इसमें एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, हमारे आईटीआर 4 और 3 में उसका कुछ अंश आएगा। जब बैलेंस शीट बन जाती है, रिटर्न उसके बाद फाइल होता है। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि बैलेंस शीट बनी है, लेकिन बैलेंस शीट कैसे बनती है ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, ये एक सेपरेट कोर्स है। जीएसटी की फाइलिंग हमारी हमारी क्रीडा लीगल स्टार की टीम की जो फाउंडर मेंबर हैं अंशु महिंद्रा जी, उनका ये कोर सब्जेक्ट है, वो है जीएसटी। वो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगी कि जीएसटी को कैसे फाइल करें। हमारे इनकम टैक्स के बैच में इसका कुछ अंश आएगा, जैसे कि हमारे इनकम टैक्स की सेल कितनी होगी, उतनी होगी जितनी जीएसटी में फाइल हुई होगी। तो हम जीएसटी की सेल को ही अपनी सेल मान लेंगे, क्योंकि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है, जीएसटी की नहीं। लेकिन जीएसटी की फाइलिंग कैसे होगी, ये बात आपको अंशु महिंद्रा जी बताएंगे अपने बैच में। कॉर्पोरेट फाइलिंग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई, एलएलपी आ गई आईटीआर 6 की, तो उनकी एक अलग फाइलिंग है, एक अलग टॉपिक है, एक अलग सेपरेट बैच है। ठीक होगी बात? अब टैली में वर्किंग, मार्क, जोहो, बिजी, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, इनके ऊपर अकाउंटिंग करी जाती है। ये भी एक सेपरेट कोर्स है पूरा, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि अकाउंटिंग कैसे होगी। हमारे इनकम टैक्स में अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं है, जीएसटी का कोई रोल नहीं है, कॉर्पोरेट फाइलिंग का कोई रोल नहीं है, बैलेंस शीट का कोई रोल नहीं है, और टीडीएस का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सारी बातें मेरे आईटीआर को बताते समय मेरे बीच में आएंगी, तो मैं आपको उतनी ही बात समझाऊंगा जितनी बात आईटीआर भरते समय इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड बातें भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उस सब्जेक्ट की डेप्थ तो आपको रिलेटेड कोर्स करते समय ही पता चलेगी। इनकम टैक्स के बैच में तो हम इनकम टैक्स की बात करेंगे। बोलिए, बात समझ में आ गई?